रूस यूक्रेन युद्ध 2022 में शुरू नहीं हुआ था। इसकी जड़ें 2014 में हैं, जब रूस ने क्रीमिया प्रायद्वीप का एनेक्सेशन किया था और पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में युद्ध शुरू हुआ था। यूरोमेडन रेवोल्यूशन के बाद, जिसने यूक्रेन के रूस समर्थक राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को पद से हटा दिया था, रूस तेजी से क्रीमिया पर नियंत्रण करने के लिए आगे बढ़ा। ये ब्लैक सी पेनिनसुला, जहां ज्यादातर रूसी आबादी रहती है और एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट नेवल बेस भी है, को रूस ने जल्दबाजी में कराए गए रेफरेंडम के बाद अपने कब्जे में ले लिया, जिसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इलेजिटिमेट बताते हुए व्यापक रूप से निंदा की। साथ ही पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र में संघर्ष शुरू हो गया। रूस समर्थक अलगाववादियों ने प्रोपेगेंडा और मास्को से मिलिट्री सपोर्ट से प्रेरित होकर डोनेत्स्क और लुहांस्क ओब्लास्ट्स में सशस्त्र विद्रोह शुरू कर दिया। ये क्षेत्र, जहां काफी रूसी भाषी आबादी रहती है, एक ऐसे संघर्ष के बैटल ग्राउंड्स बन गए जो 8 साल तक चलता रहा। डोनबास में लड़ाई के कारण हजारों लोग हताहत हुए और एक लंबा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया, जिससे लाखों लोग अपने घरों से विस्थापित हो गए। क्रीमिया का एनेक्सेशन और डोनबास में युद्ध ने रूस यूक्रेन संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी को झकझोर कर रख दिया। उन्होंने अपने जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को आगे बढ़ाने के लिए सैन्य बल का उपयोग करने की रूस की इच्छा का संकेत दिया और यूरोप में शीत युद्ध के बाद के सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी। रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष इतिहास, संस्कृति और भू राजनीति में गहराई से निहित है। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ सांस्कृतिक और भाषाई संबंध हैं, क्योंकि यूक्रेन सदियों से रूसी साम्राज्य और बाद में सोवियत संघ का हिस्सा रहा है। हालांकि यूक्रेन ने अपनी अलग राष्ट्रीय पहचान, भाषा और संस्कृति की भी जमकर रक्षा की है। भू राजनीतिक दृष्टिकोण से यूक्रेन रूस और पश्चिम के बीच एक रणनीतिक स्थिति में है। रूस के लिए यूक्रेन नेटो के विस्तार के खिलाफ एक बफर जोन और ब्लैक सी के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करता है। 1991 में सोवियत संघ के पतन और यूक्रेन की स्वतंत्रता ने मास्को में अपने पड़ोस में प्रभाव खोने और अपने स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में संभावित पश्चिमी अतिक्रमण के बारे में आशंकाएं पैदा कर दी। पूर्व की ओर नेटो का विस्तार, जिसमें पोलैंड और बाल्टिक राज्यों जैसे पूर्व सोवियत गणराज्यों को शामिल किया गया, ने रूस की सुरक्षा चिंताओं को और बढ़ा दिया। नेटो और यूरोपीय संघ में शामिल होने की यूक्रेन की आकांक्षाओं को रूस के हितों के लिए सीधे खतरे के रूप में देखा गया, जिसने क्रेमलिन को अपने पड़ोस में अधिक मुखर विदेश नीति की ओर धकेल दिया। महीनों तक सैन्य निर्माण और युद्धोन्मादी बयानबाजी के बाद रूस ने 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा आदेश दिया गया यह आक्रमण संघर्ष को नाटकीय रूप से बढ़ाने और यूरोप को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से उसके सबसे बड़े युद्ध में धकेलने का प्रतीक था। पुतिन ने आक्रमण को यूक्रेन को डिमिलिटराइजिंग और डिनाजिफाइंग करने के उद्देश्य से एक विशेष सैन्य अभियान के रूप में उचित ठहराया। इंटरनेशनल कम्युनिटी द्वारा इन दावों को आधारहीन बहाने के रूप में खारिज कर दिया गया। रूसी सेना ने कीव, खरकिव और ओडेसा जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाते हुए कई मोर्चों पर हमले शुरू किए। आक्रमण का सामना यूक्रेनी सेना और आम नागरिकों के भारी प्रतिरोध से हुआ, जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाए। युद्ध के शुरुआती दिन भीषण युद्ध से चिह्नित थे। रूसी सेना ने शुरुआत में बढ़त बनाई, लेकिन यूक्रेनी सेना और नागरिक स्वयंसेवकों के अप्रत्याशित रूप से कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने एक भयावह मानवीय संकट पैदा कर दिया है। लाखों यूक्रेनियंस अपने घरों से विस्थापित हो गए हैं। पोलैंड, रोमानिया और मोल्दोवा जैसे पड़ोसी देशों में शरण मांग रहे हैं। द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज (UNHCR) का अनुमान है कि युद्ध शुरू होने के बाद से 14 मिलियन से ज्यादा यूक्रेनियंस अपने घरों से भाग गए हैं, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से यूरोप में सबसे बड़ा रेफ्यूजी क्राइसिस पैदा हो गया है। युद्ध के कारण जान माल का भारी नुकसान भी हुआ है। लड़ाई में हजारों नागरिक मारे गए हैं और भी कई घायल हुए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर सैकड़ों हमलों की पुष्टि की है, जिससे मानवीय संकट और बढ़ गया है।
अस्पतालों, स्कूलों और रिहायशी इलाकों पर बमबारी को युद्ध अपराधों के रूप में व्यापक निंदा मिली है। सेक्शन 5 द इकोनॉमिक फॉलआउट, ग्लोबल सप्लाई चेन्स डिसरप्टेड। यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। एक प्रमुख कृषि निर्यातक यूक्रेन ने अपने अनाज निर्यात को गंभीर रूप से बाधित देखा है, जिससे कई विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा को खतरा है। संघर्ष ने ऊर्जा की कीमतों में, खासकर प्राकृतिक गैस में वृद्धि की है, क्योंकि रूस यूरोप को ऊर्जा का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है। युद्ध ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया है, जिससे विभिन्न वस्तुओं की कमी और कीमतों में वृद्धि हुई है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या IMF ने युद्ध के प्रभाव के कारण वैश्विक आर्थिक विकास में उल्लेखनीय मंदी की चेतावनी दी है। सेक्शन 6 द इंटरनेशनल रिस्पॉन्स, सैंक्शंस, कॉन्डेमनेशन एंड सपोर्ट फॉर यूक्रेन। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने व्यापक निंदा, प्रतिबंधों और यूक्रेन के लिए समर्थन के साथ यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का जवाब दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने आक्रमण की निंदा करने के लिए भारी मतदान किया, ये मांग करते हुए कि रूस तुरंत यूक्रेन से अपनी सेना वापस बुलाए। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ और अन्य पश्चिमी देशों ने रूस पर अभूतपूर्व प्रतिबंध लगाए हैं, जो उसके वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा क्षेत्र और प्रमुख व्यक्तियों को लक्षित करते हैं। इन प्रतिबंधों को रूसी अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने और युद्ध को समाप्त करने के लिए क्रेमलिन पर दबाव बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि प्रतिबंधों के वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए अनपेक्षित परिणाम भी हुए हैं, जो मुद्रास्फीति और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों में योगदान करते हैं। सेक्शन 7 द मिन्स्क एग्रीमेंट्स एंड फेल्ड डिप्लोमेसी, अ टाइमलाइन ऑफ ब्रोकन प्रोमिसेस। 2014 में डोनबास युद्ध शुरू होने के बाद से राजनयिक माध्यमों से संघर्ष को हल करने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। इन प्रयासों में सबसे महत्वपूर्ण 2014 और 2015 में मिन्स्क समझौतों पर हस्ताक्षर करना था। फ्रांस, जर्मनी, रूस और यूक्रेन द्वारा किए गए मिन्स्क समझौतों का उद्देश्य पूर्वी यूक्रेन में लड़ाई को समाप्त करना और एक रूपरेखा स्थापित करना था। राजनीतिक समझौता, हालांकि समझौते अस्पष्टता और इसमें शामिल दलों के बीच विश्वास की कमी से ग्रस्त थे। युद्ध विराम प्रावधानों का बार बार उल्लंघन किया गया और राजनीतिक सुधारों पर प्रगति ठप हो गई। सेक्शन 8 द वॉर इन 2024, अ स्टेलमेट और अ टर्निंग पॉइंट। अगस्त 2024 तक यूक्रेन में युद्ध अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। संघर्ष गतिरोध पर पहुंच गया है, जहां कोई भी पक्ष निर्णायक सैन्य जीत हासिल करने में सक्षम नहीं है। पश्चिमी सैन्य सहायता और प्रशिक्षण से मजबूत यूक्रेनी सेना ने एक मजबूत रक्षा की है और युद्ध के शुरुआती महीनों में खोए हुए कुछ क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने में कामयाब रही है। प्रतिबंधों से बढ़ते हताहतों और आर्थिक दबाव का सामना कर रहे रूस ने अपना ध्यान डोनबास क्षेत्र और दक्षिणी यूक्रेन पर अपने नियंत्रण को मजबूत करने पर केंद्रित कर दिया है। लड़ाई तेजी से क्रूर और संघर्षपूर्ण होती जा रही है। दोनों पक्ष तोपखाने और मिसाइल हमलों पर बहुत अधिक निर्भर हैं। सेक्शन 9 पैथवेज टू पीस, सीकिंग अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट। जारी लड़ाई के बावजूद यूक्रेन में युद्ध के लिए बातचीत से समाधान का आह्वान जारी है। हालांकि इसमें शामिल दलों के बीच गहरे अविश्वास, दांव पर लगे जटिल राजनीतिक मुद्दों और संघर्ष की उच्च मानवीय कीमत के कारण एक शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचना एक कठिन चुनौती बनी हुई है। बातचीत से समाधान के लिए प्रमुख बाधाओं में शामिल है विवादित क्षेत्रों की स्थिति। क्रीमिया और डोनबास क्षेत्र की भविष्य की स्थिति एक प्रमुख बाधा बनी हुई है। रूस क्रीमिया के अपने विलय को यूक्रेन द्वारा मान्यता देने पर जोर देता है, जबकि यूक्रेन अपनी क्षेत्रीय अखंडता की बहाली की मांग करता है। सुरक्षा गारंटी, यूक्रेन रूस से भविष्य की आक्रामकता को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सुरक्षा गारंटी चाहता है। दूसरी ओर रूस मांग करता है कि यूक्रेन तटस्थ रहे और नेटो में शामिल होने से बचे। जवाबदेही और न्याय, संघर्ष के दौरान किए गए युद्ध अपराधों के लिए जवाबदेही का मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा है। यूक्रेन अपराधियों को जवाबदेह ठहराने पर जोर देता है, जबकि रूस किसी भी गलत काम से इनकार करता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन,
द लॉन्ग रोड अहेड। यूक्रेन में युद्ध दोनों देशों के लिए एक त्रासदी है और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरा है। इस संघर्ष में पहले ही दसियों हजार लोगों की जान जा चुकी है, लाखों लोग विस्थापित हुए हैं और यह अनकही पीड़ा का कारण बना है। शांति का रास्ता खोजने के लिए निरंतर राजनयिक प्रयासों, सभी पक्षों से समझौता और अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सिद्धांतों को कायम रखने की प्रतिबद्धता की आवश्यकता होगी। आगे के लंबे रास्ते के लिए यूक्रेन के लिए अटूट अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और आक्रामकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन के खिलाफ एक दृढ़ रुख की मांग है।